कल हम लोगों ने ऑस्कुलेटिंग प्लेन डिफिनीशन और उसका इक्वेशन, यदि कर्व का इक्वेशन आर्क लेंथ यस के टर्म में दिया हो तो जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन का इक्वेशन हम लोगों ने निकाला था वो उसके आगे उसी को पैरामीट्रिक फॉर्म में बदलना है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होगा, तो कल जो हम लोगों ने देखा उसमें ये देखा कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन का जो इक्वेशन आया था वो हमारा x1 माइनस x1 या x2 माइनस x2 या x3 माइनस x3 या x1 डैश x2 डैश x3 डैश और या x1 डबल डैश x2 डबल डैश x3 डबल डैश इज इक्वल टू 0। ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन का आर्क लेंथ यस के, ये जो डैश है, डैश का मतलब है कि आर्क लेंथ यस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो ये हमारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन का इक्वेशन आया था और इसी को हम लोगों ने लिखा था, यह है एप्सिलॉन आई जे के एक्स आई माइनस एक्स आई और यह एक्स डैश जे और यह एक्स डबल डैश के इज इक्वल टू 0। ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन का इक्वेशन हम लोग ये निकाल चुके हैं, लेकिन करना क्या है कि ये जो इक्वेशन है वो आर्क लेंथ यस के टर्म में है और मैक्सिमम जो प्रॉब्लम दिए जाते हैं वो पैरामीटर के टर्म में दिए जाते हैं। तो जो ये आर्क लेंथ के टर्म में आया है उसको हम पैरामीटर के टर्म में कैसे चेंज करें और तब उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा उसको कैसे करें, ये हमारा आज का वर्क है। तो अब देखें हम क्या करेंगे कि s के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव है उसको पैरामीटर t के रिस्पेक्ट चेंज करेंगे। तो जैसे हमारा dxi बाई ds, ये हमारा xi डैश, इसी को हम लिखते हैं dxi बाई ds। इसको हमको पैरामीटर के टर्म में लिखना है। तब हम क्या करते हैं, यह dxi बाई dt, ये हमारा t पैरामीटर है तो यह dt अतिरिक्त लिया गया है तो फिर यहाँ dt बाई ds इस फॉर्म में लिख लिया। अब यही dxi बाई dt का मतलब हुआ x डॉट, इसी को हम लिख सकते हैं x डॉट और ये हमारा dt बाई ds है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई ds बाई dt। एनीवे अभी इस फॉर्म में है तो यह xi डैश, इसमें हमारा डैश है, उसको पैरामीटर t के टर्म में चेंज कर लिया गया। तो यही चीज हम लिख सकते हैं x डॉट आई और dt बाई ds। अब यह xi डैश था वो हमारा डॉट में बदल गया, जहाँ डॉट हमारा क्या है वही पैरामीटर, चाहे थीटा रहे चाहे u रहे चाहे t रहे जो रहे उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। अब यह xi डबल डैश, xi डबल डैश है, 2 है डैश है तो y लिखे हैं तो 1 लिखना होगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2 लिखना होगा 2, 3 लिखना होगा 3। अब ये डबल डैश का आई लिख लें, उसमें भी 1 2 3 कर देंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। तो xi डबल डैश, इसका मतलब है यह d2xi बाई ds स्क्वायर, xi का यस के रिस्पेक्ट में सेकेंड टाइम डेरिवेटिव। अब इसकी वैल्यू को फर्स्ट टाइम तो हमारा a आया है, अब ये हमारा इसी की वैल्यू को अब हम लिखेंगे। तो अब लिखेंगे तो इसको डेरिवेटिव करें, तो जब डेरिवेटिव तो यह x डैश है, इसका मतलब इसको s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया और ये हमारा t है तो ये 2 का प्रोडक्ट है। अब इस 2 के प्रोडक्ट को जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो पहले का डेरिवेटिव दूसरे को रख लेंगे और फिर पहले को रखेंगे प्लस के बाद और दूसरे का डेरिवेटिव कर लेंगे। तो यही चीज इसको डिफरेंशिएट करें, तो इसको जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये हमारा पैरामीटर t के टर्म में है और हम डिफरेंशिएशन ये कर रहे हैं s के रिस्पेक्ट में, इसलिए इसको t के रिस्पेक्ट में करें और dt बाई ds लिख लेंगे। तो यह x डबल डॉट i और dt बाई ds, ये केवल इतने का डेरिवेटिव है कि हम यस के रिस्पेक्ट में इसको कर रहे हैं लेकिन ये डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में है, इसलिए हम इसको t के रिस्पेक्ट में करें और dt बाई ds लिख लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव हो गया, लेकिन dt बाई ds सेकेंड टर्म ये अभी है तो यहाँ से यह dt बाई ds, यानी फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकेंड को रख लिया प्लस अब फर्स्ट को रखें x डॉट आई
अब ये यस के ही रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, इसलिए यस के रिस्पेक्ट में फिर हमको करना होगा तो सेकंड टाइम हो जाएगा। तो यह d2t बाई डी एस स्क्वायर ऐसा आ गया। तो हमने ये एक्स आई डैश और एक्स आई डबल डैश इसकी वैल्यू अब जो निकाला ये डॉट के रिस्पेक्ट में पैरामीटर है, ये हमारा डॉट के रिस्पेक्ट में। अब हम क्या करेंगे कि ये जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन का इक्वेशन है इसी में जो यह एक्स आई डैश निकाला गया है और एक्स आई डबल डैश निकाला गया है उसकी वैल्यू डॉट के टर्म में इसको लिख दें। तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन, ये जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन है इज इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के एक्स आई माइनस एक्स आई और यह एक्स जे डैश एक्स के डबल डैश इज इक्वल टू 0। ये हमारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन का इक्वेशन आर्क लेंथ के टर्म में हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ कि ये वैल्यू एप्सिलॉन आई जे के एक्स आई, क्योंकि इसमें न तो यस है न टी है, ये हमारा कोई डेरिवेटिव नहीं है, हम डेरिवेटिव को ही जो यस के रिस्पेक्ट में उसको टी में बदल रहे हैं, तो इसमें कोई डेरिवेटिव नहीं है तो टी के रिस्पेक्ट में भी करेंगे तो भी हमारा वही रहेगा। तो एक्स आई माइनस एक्स आई। अब ये दो एक्स आई है, इसकी मीनिंग मैं समझ रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे, एक बार और क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। जो कैपिटल में है वो करेंट कोऑर्डिनेट है। जैसे हमको इक्वेशन लिखना होता है लाइन का तो x माइनस एक्स वन बाई एन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई एन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई एन। तो जो एक्स वाई जेड है वो करंट कोऑर्डिनेट है, एक्स वन वाई वन जेड वन है वो पॉइंट है जिस पॉइंट से हमको लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं। तो ये हमारा पॉइंट है, ये स्मॉल में जो है वो पॉइंट है, इसी पॉइंट पर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इससे हम प्लेन का इक्वेशन लिख रहे हैं। और यह एक्स आई जो कैपिटल में है इसका मतलब करंट कोऑर्डिनेट जो एक्स वाई जेड था उसी को कैपिटल एक्स में लिख लिया गया। तो ये हमारा यह आ गया। अब एक्स डैश जे, अब देखें ये एक्स डैश इसकी पैरामीटर के टर्म में, तो जब यह आई है तो यहाँ आई है, अब जे करेंगे तो यह एक्स डॉट जे और डी टी बाई डी एस ये हमको मिल गया। यह एक्स डैश जे इसकी वैल्यू और एक्स डबल डैश के, तो अब इसी में डबल डैश आई की जगह के, तो यह एक्स डबल डॉट के और डी टी बाई डी एस का स्क्वायर स्क्वायर, ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, प्लस एक्स डॉट के डी टू टी बाई डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों ने इसकी वैल्यू को रखा। अब आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट करें। तो जब प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स आई कैपिटल में हम माइनस एक्स आई का इसमें करेंगे, इसमें तो एक्स आई ये वैल्यू और डॉट जे डी टी बाई डी एस इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया। अब इसका प्रोडक्ट पहले वाले में करें तब हमको जो मिलेगा वही एप्सिलॉन आई जे के, यह एक्स आई माइनस स्मॉल एक्स आई और एक्स डॉट जे यह डी टी बाई डी और एक्स डबल डॉट के डी टी बाई डी एस ये भी है और डी टी बाई डी एस ये भी है, ये 1 पावर है 2 पावर है, तब यह डी टी बाई डी एस इसका क्यूब, इसका प्रोडक्ट पहले में किया गया। अब दूसरे में करें तो दूसरे में करेंगे तब यह वैल्यू यहाँ से ये लिख लें प्लस एक्स आई माइनस एक्स आई और एक्स डॉट जे और फिर यहाँ से इसका प्रोडक्ट एक्स डॉट के और डी टी बाई डी एस और डी टू टी बाई डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट कर लिया तो हमको ये चीज मिल गई। अब आप देखें यह एक्स डॉट जे और एक्स डॉट के इसकी वैल्यू, ये इस तरह का वर्क आगे भी हम लोग प्रॉब्लम करते हैं तो इसमें जनरली आता है। एक्स डॉट आपको बताया गया है कि जो एक्स आई डैश होता है वो आपका टेंजेंट का डायरेक्शन कोसाइन होता है
और जो एक्स डॉट होता है, ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर में सारी चीजें आई हुई। एक्स डॉट जो होता है वो टेंजेंट का डायरेक्शन रेशियोज होता है। तो जो है एक्स डॉट जे और एक्स डॉट के ये है। तब इसकी वैल्यू को आप देखेंगे तो जो जे है और के है, तो जो जे है वो हमारा जो 3 यूनिट वेक्टर लेते हैं, एक्स आई के लांग एक्स डॉट आई, और ये वाई के लांग एक्स डॉट जे, और जेड के लांग एक्स डॉट के, यानी आई एक्स के लांग, जे वाई के लांग और के जेड के लांग, ऐसा लिया। तो यह एक्स डॉट जो है वह आपका ये टेंजेंट का डायरेक्शन रेशियोज है, और ये भी डॉट ही है, तो ये भी हमारा टेंजेंट का डायरेक्शन रेशियोज है। ये 2 टेंजेंट के डायरेक्शन रेशियोज हैं, और इनका डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर है। ये डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर, क्योंकि जे और के ये परपेंडिकुलर हो गए। तब इसकी वैल्यू को जब लिखेंगे तो यहाँ से एक पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, या यदि दो लाइन जो परपेंडिकुलर हो उनके डायरेक्शन रेशियोज में जो रिलेशन आता है तो वो हमारा आता है जैसे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। यदि 2 लाइन जिनके डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं और वो दोनों परपेंडिकुलर हैं, तब अब इसी को हम लिखेंगे x डॉट 1 x डॉट, ये जे और के को हम 1 2 3 तक ये वेरी कराएंगे, तब हमको इसकी वैल्यू जो होता है वो डायरेक्शन रेशियोज का जैसे a1 a2 a3 एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो जाए, और दूसरे का यदि हमारा b1 b2 और b3 है तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ये जो वैल्यू होता है वो हमारा। तो इसी तरह से x डॉट जे है, इसको यदि हमने ले लिया x डॉट 1 x डॉट 2 x डॉट 3 और x डॉट के है ये हमारा x डॉट, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर की स्थिति में आई जे के ये भी हमारा 1 2 3 तक वेरी करेगा, ये भी हमारा 1 2 3 तक वेरी करेगा। तो जो हम डायरेक्शन रेशियोज लेंगे a1 a2 a3 और b1 b2 b3, तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू 0, ऐसा हो जाता है। तो ये जो हमारा एक परपेंडिकुलर हुआ, जैसे यही हमारा x डॉट 1 a1 हो गया, x डॉट 2 a2 हो गया, x डॉट 3 a3 हो गया, और यह x डॉट k का x डॉट 1 b1 हो गया। ये वाले को हम x डॉट k का दूसरी वैल्यू तो उसको b2 कर लिया, ये भी हमारा 1 2 3 करेगा, तो एक के वाले को b1 b2 b3 ऐसा कर लिया। तब यह a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल टू 0। ये 0 कब होगा? जब ये परपेंडिकुलर होगा तब। तो चूंकि यह j और k इनका जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा टेंजेंट का डायरेक्शन रेशियो है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए ये जो वैल्यू देगा वो हमारा ये इसका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा। इसी को दूसरे फार्म में भी आप लिख सकते हैं कि जैसे 2 का डॉट प्रोडक्ट है तो पहले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड और काश आप दोनों के बीच का एंगल, तो जब दोनों के बीच का एंगल 90 है तो ये यूनिट वेक्टर ये x डॉट जे इसका मैग्नीट्यूड को लें, इसके मैग्नीट्यूड को लें और दोनों परपेंडिकुलर, तो काश 90 0, यानी x डॉट जे x डॉट के ये जो वैल्यू होगा वो हमको 0 दे देगा डायरेक्शन रेशियोज के टर्म में ले तो। और यदि इसको हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें और परपेंडिकुलर हो तो दोनों स्थितियों में ऐसी वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो इस तरह से लेकिन जनरली इसको हम ट्रीट करते हैं डायरेक्शन रेशियोज के टर्म में ही, यानी ये हमारा x डॉट जे जो है तो यह x डॉट जे को हमने x डॉट 1 इसको a1 लिया, x डॉट जे की दूसरी वैल्यू ये हमने a2 लिया और x डॉट जे की तीसरी वैल्यू
तो उसको हमने यह A3 लिया। ऐसे x डॉट के को 1 2 3 जब ये लेंगे, यह x डॉट के वाले को 1, इसको B1 ले लिया, x डॉट के वाले को दूसरे को 2, ये हमने B2 ले लिया, और x डॉट 3 इसको हमने B3 ले लिया। तो एक टेंजेंट का डायरेक्शन रेशियो जी है और दूसरे टेंजेंट का डायरेक्शन रेशियो जी है, और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसलिए A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इक्वल टू 0, ये हमको पता है, वो परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है। तो उससे हमको ये वैल्यू 0 मिल जाएगा। ये यूज हमारा आगे भी कोई प्रॉब्लम में आता है तो ये वैल्यू हम लिख लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे कि यहाँ से ये इतना टर्म, यह x डॉट ये और x डबल डॉट के है, तो ये तो टेंजेंट का डायरेक्शन रेशियोज है, लेकिन ये डायरेक्शन रेशियोज नहीं है। डायरेक्शन रेशियोज तो केवल एक बार जो डेरिवेटिव होता है वही टेंजेंट का होता है, तो ये नहीं है, इसलिए ये 0 नहीं देगा। अब इसके बाद से यह x डॉट जे और x डॉट के ये 0 हो गया। तो अब आपका क्या मिला? तो अब आपको मिल गया यह एप्सिलॉन आई जे के, और यहाँ से यह एक्स आई माइनस एक्स आई, और एक्स डॉट जे, और यह एक्स डबल डॉट के, और यह डी टी बाई डी एस, इसका क्यूब इज इक्वल टू 0। सिंस एक्स डॉट जे एक्स डॉट के इज इक्वल टू 0। अब 0 क्यों दिया, ये बहुत लंबा डिस्कशन आप लोगों के साथ कर लिया है, तो ये चीज़ें आ गई। अब यह वैल्यू देखें, अब इसमें क्या करेंगे कि ये जो हमारा है समेशन है वो आई जे के पर ही है, तो आई जे के पर है, तो ये हमारा आई जे के नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू यदि हम 1 लें 2 लें 3 लें, जो भी लेंगे तो ये तो सब में आएगा, क्योंकि ये हमारा आई जे के पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए इसको कॉमन लेकर के दूसरे तरफ ट्रांसपोज कर देंगे। तब हमको सिर्फ मिला यह एप्सिलॉन आई जे और के, और यह एक्स आई माइनस एक्स आई, और यह एक्स डॉट जे एक्स डबल डॉट के इज इक्वल टू 0 दिया गया। तब हमने देखा कि जो ये हमारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन है उसको जब आर्क लेंथ के टर्म में लिया था, तो जो आया वही हमारा पैरामीटर के टर्म में भी आ रहा है। तो इसको जब हम लिखेंगे इस डिटर्मिनेंट के टर्म में, तो हमको यही आएगा, यही, क्योंकि इसको बताए थे कि इसी को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, तो इसको भी जब लिखेंगे तो हमको क्या दे देगा, तभी हमको देगा यहाँ से यह x1 माइनस x1, x2 माइनस x2 और x3 माइनस x3 ये दिया। और उसके बाद से जैसे यही वैल्यू, अब एक डैश है तो अब डॉट आ जाएगा, क्योंकि जो डैश था यहाँ डैश, उसकी जगह डॉट, जो डबल डैश डबल डॉट, तब यहाँ से x डॉट 1 x डॉट 2 x डॉट 3 x डबल डॉट 1 x डबल डॉट 2 और x डबल डॉट 3 इज इक्वल टू 0, ऐसा हो गया। तो ये हमारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन का इक्वेशन पैरामीटर के टर्म में आ गया। कैसे आया ये कैलकुलेशन आपने देखा, और दूसरी बात ये कि हमारा जो ये आया, इससे आपको क्या मिला कि कोई भी यदि हमको कर्व का इक्वेशन पैरामीटर के टर्म में दे और उसका ऑस्कुलेटिंग प्लेन किसी पॉइंट पर निकालना हो, तब जिस पॉइंट पे निकालना हो तो यह x1 माइनस उसका x कोऑर्डिनेट, फिर यह x2 माइनस उसका y कोऑर्डिनेट, और यह x3 माइनस उसी का z कोऑर्डिनेट, जिस पॉइंट पे निकालना है। अब आप क्या कर लेंगे कि जो पैरामीटर के टर्म में दिया गया है उसको एक बार डेरिवेटिव करें, फिर उसी डेरिवेटिव में जब i की वैल्यू 1 करेंगे तो यह वैल्यू 2 करेंगे, ये वैल्यू 3 करेंगे, ये वैल्यू, अब 2 बार डेरिवेटिव करें, और जब 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो x1 को 2 बार करेंगे तो x डबल डॉट, x2 को 2 बार करेंगे x डबल डॉट 2, ऐसे ही हमारा ये है। और जिस पॉइंट पर हमको निकालना होगा x डॉट 1 की वैल्यू निकालेंगे और उसकी वैल्यू उस पॉइंट पर निकालेंगे, तो उसके कोऑर्डिनेट को इसमें रख देंगे। इस तरह से हमको ऑस्कुलेटिंग प्लेन का इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में रहे
तो हम इस फार्मूले का यूज करते हुए उसको हम करते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको लेकर के और तब इस फार्मूले का कैसे हम यूज करेंगे इस पे हम डिस्कस करते हैं। तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन, इससे रिलेटेड हम लोगों ने अभी पैरामीट्रिक फॉर्म में ऑस्कुलेटिंग प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं इसको हम लोगों ने किया। उसके पहले आर्क लेंथ यस के टर्म में ऑस्कुलेटिंग प्लेन का इक्वेशन का डेरिवेशन हम लोगों ने किया है। अब उसका यूज प्रॉब्लम में कैसे करेंगे, इस वर्क को हम लोग यहाँ एक उसका एप्लीकेशन यहाँ हम लोग करने जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन क्या है इसको एक बार देखें। प्रूव दैट द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट द पॉइंट t इज इक्वल टू 1, यानी t इज इक्वल टू 1 पर जो ये कर्व दिया गया है, कर्व r इज इक्वल टू 3at 3bt स्क्वायर और ctq, यानी हमारा यह कर्व का इक्वेशन हो, तो इस कर्व के t इज इक्वल टू 1 पर जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन होगा उसका इक्वेशन इतना होगा, ऐसा हमको दिखाना है। तो सबसे पहले ये r के टर्म में ये लिखा है, इसकी क्या मीनिंग है। तो जैसे हम कोई भी यदि एक 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट लें और उसका कोऑर्डिनेट यदि x1 x2 x3 या x y z के टर्म में दिया है तो x1 x2 x3 न करें, उसको x y z करें। तो यदि एक पॉइंट हमारा x1 y1 z1 कोई एक पॉइंट हो तो ये 3 डायमेंशन है और एक पॉइंट हमारा x1 y1 और z1 x y z के टर्म में चूंकि हमको लाना है इसलिए इसको x1 x2 x3 न करके x y z के टर्म में, तो यह x1 y1 z1 ऐसा ले लिया। तो जब यह कोऑर्डिनेट है तो इसको x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये हमारा x1 और x एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर जो होता है वो हमारा i, तो यह जो वेक्टर हुआ वो x1i ये आ गया। अब यदि आपका यह x एक्सिस है और यदि इसको y एक्सिस ले और इसको z एक्सिस ले, तब हम क्या करेंगे कि इसका y कोऑर्डिनेट तो इससे परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो यह जो हुआ वो हमारा y1 ये आया और y एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर ये j होता है तो इसको वेक्टर के टर्म में लिखा तो y1j, यानी इस वेक्टर को और इसको जब ऐड करेंगे यानी इसी के इसको ऐड करेंगे तो इसको पैरेलल, तब हमको यह वेक्टर मिल गया, यह वेक्टर। और वैसे ही हमारा ये z एक्सिस है तो इस z एक्सिस पर इसका कोऑर्डिनेट है z1, तो जब z1 लेंगे तो z1 के अब ये दोनों का रिजल्टेंट ये और यह z1 के, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए अब दोनों का जो यह रिजल्टेंट आया है इसके पैरेलल अब यहाँ लेंगे। अब यह z1 के उसको इस ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो यह x1i प्लस y1j ये हुआ और प्लस यह z1 के, तो यही हमारा वेक्टर r हुआ। उसी r को ये लिखा गया है, तो हम जो r लिखते हैं उसकी वैल्यू x1i प्लस x2j और प्लस x3k ऐसा हुआ। इसी को शार्ट में हम x1 x2 और x3 या x1 ये y के टर्म में है तो यह x1 y1 और यह z1 इस फॉर्म में लिख लिया गया। तो इसी को शार्ट में हम x1 यह y1 और यह z1 ऐसा लिख लेते हैं, तो हमारा यह एक पॉइंट हो गया। अब एक कर्व का इक्वेशन दिया गया है, तब हम क्या करते हैं कि इसी r की जो वैल्यू है r का, तो ये पहला हमारा x होगा। तो अब सॉल्यूशन करें, सॉल्यूशन गिवन दैट r इज इक्वल टू 380 3bt स्क्वायर और ctq दैट इज एक्स वाई जेड के टर्म में है तो x1 x2 x3 नहीं लिख रहे हैं। x इज इक्वल टू 380 और यह y यह 3bt स्क्वायर और यह z ctq ये आ गया x y z इसकी वैल्यू आ गई।
अब हम क्या करेंगे कि ये तो कर्व का इक्वेशन है और कर्व के किसी पॉइंट पर ऑस्कुलेटिंग प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो कहा जा रहा है कि t = 1 पर जो पॉइंट आएगा उसी पर ऑस्कुलेटिंग प्लेन। तो अब देखेंगे पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट ऑन द कर्व एट t = 1, t = 1 पर क्या आया, इज 3a 3b और c, यह आया, ये हमारा पॉइंट आ गया है। अब इस पॉइंट पर हमको ऑस्कुलेटिंग प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट t = 1, दैट इज t = 1 पर ही है 3a 3b c इज, इसका जो इक्वेशन होता है वो आपका ये निकाला जा चुका है। अब x y z उसको हम x1 x2 x3, तो यह x - 3a, यह y - 3b और यह z - c। अभी जो फार्मूला निकाला था ये कैपिटल X1 कैपिटल X2 कैपिटल X3, तो उसी को इक्वेशन हमारा X1 X2 X3 में नहीं है, X Y Z में है। तो उसी को X1 को X, X2 को Y और X3 को Z ऐसा लिखा। और X1 आपका ये है, Y1 यह है और Z1 हमारा ये वैल्यू है। अब इसके बाद जो हम लिखते हैं वो x.1 x., तो अब x.1 न लिख करके केवल x., और यह x ये y., हो जाएगा ये y., और यह z.। जब आपका x1 x2 x3 रहता है तो x.1 x.2 x.3, लेकिन x y z जब रहेगा तो x., y. और z. अब इसी का सेकंड डेरिवेटिव x डबल डॉट y डबल डॉट और z डबल डॉट इज इक्वल टू 0, यही हमारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन का इक्वेशन होता है। अब इसमें जो वैल्यूज हैं ये हमारा x1 y1 z1, ये तो यहाँ से t इक्वल टू 1 पर निकाल लिया गया है, उसको रख दिया, x डॉट y डॉट z डॉट और उसका सेकंड डेरिवेटिव ऐसा आप निकाल। तो x डॉट, नाउ x डॉट इज इक्वल टू 3a, y डॉट इज इक्वल टू 6bt और z डॉट इज इक्वल टू 3ct²। अब इसके बाद x डबल डॉट तो यह 0, y डबल डॉट यह 6b और z डबल डॉट यह 6ct ऐसा आ गया। तो x डॉट y डॉट z डॉट x डबल डॉट y डबल डॉट z डबल डॉट की वैल्यू निकाल लिया, लेकिन अब इसकी वैल्यू उस पॉइंट पर निकालेंगे जिस पर हमको पैरामीट्रिक फॉर्म में जिस पर हमको निकालना है ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन का इक्वेशन। तो नाउ दीज वैल्यूज एट t इज इक्वल टू 1 आर 3a 3b एंड c। t इक्वल टू 1 पर है या वही t इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू दिया गया। तो अब t इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ x डॉट 3a, इसमें t नहीं है, y डॉट 6b, t की वैल्यू 1 आ गया, z डॉट यह 3c और यह x डबल डॉट 0, y डबल डॉट 6b और z डबल डॉट ये वैल्यू 6c, ये हमने निकाल लिया।
अब इनकी जो वैल्यूज है उस वैल्यूज को जो हम इसी को ऑस्कुलेटिंग प्लेन का इक्वेशन जो 1 है उसमें रख दें। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, अब जो इक्वेशन 1 है इस इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू को रख दें। -3a y -3b z -c, ये अब x डॉट 3a y डॉट 6b और z डॉट 3c x डबल डॉट 0 y डबल डॉट 6b और z डबल डॉट 6c इज इक्वल टू 0, ये हमको मिले। अब आप क्या करेंगे कि इनको कैलकुलेट करेंगे, तो आप चाहें तो इसमें 3 कॉमन है और दूसरे तरफ ट्रांसपोज होगा 0 हो जाएगा, इसमें 6 कॉमन है दूसरे टाइप में, तो इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ से, यह x -3a y -3b और z -c 3 को कॉमन ले ले, तो यह a, यह 2b और यहाँ से केवल c और ये 6 इसमें कॉमन ले ले, तो 0 और यह b और यह c ऐसा आ गया इज इक्वल टू 0। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लें, तो जब सॉल्व करेंगे तब हमको देखें क्या रिजल्ट आता है। -3a 2bc -bc, फिर यहाँ से प्लस y -3b, और जब प्लस नहीं है तो यहाँ से 0 -ac प्लस z -c, ये करेंगे तो ab -0 ab -0, ये हमने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया। अब इसी को देखेंगे तो यह वैल्यू x -3a और यह 2bc और -bc, तो केवल bc, फिर यह इसका एक ही टर्म है तो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो -acy और प्लस 3abc ऐसा है। इसमें एक ही टर्म है तो यहाँ से zab और यह -abc इज इक्वल टू 0। अब इसका प्रोडक्ट कर लें तो यहाँ से यह xbc, अब देखें -3abc और प्लस 3abc कैंसिल हो गया और ये -abc बचा, तो आपका xbc हुआ -acy हुआ और प्लस zab हुआ और -abc है उसको दूसरे तरफ ले जाए, तो यह 3abc, अब केवल abc। अब जो हमको लाना था वो x बाई ए माइनस y बाई बी प्लस z बाई सी इक्वल टू 1 ऐसा था, इसलिए 1 लाने के लिए bc से डिवाइड करना, तो जब डिवाइड करेंगे तब यह x bc बाई abc, तब हमारा x बाई ए और यह 20 में बच जाएगा तो y बाई बी और इसमें c बच जाएगा, तो यह z बाई सी इक्वल टू 1। ये क्यों आया? डिवाइडिंग बाई abc, डिवाइडिंग बाई abc which is required osculating plane। ये हमको रिजल्ट लाना था,
इस तरह से कोई पैरामीट्रिक फॉर्म में यदि कर्व का इक्वेशन दिया जाए और तब उसके किसी पॉइंट पर ऑस्कुलेटिंग प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ये वर्क हम लोगों ने समझ लिया। अब अन्य क्वेश्चन आप एक बार देखेंगे, फिर अब इसके बाद की जो आर्टिकल है वो नेक्स्ट वीडियो